दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेकर आए हैं। सीआरपीएफ एसएससी व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से गुजारिश, मैक्सिमम लोगों तक वीडियो की अप्रोच करवाइए ताकि मैक्सिमम लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस वीडियो सेशन का फायदा उठा सके। सब लोग अपना कमेंट जरूर दें, ध्यान से रैशनल को सुने और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो पनिशमेंट ये है कि आपको 10 बार राइट आंसर लिखना पड़ेगा और ये आपको अपनी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ करना पड़ेगा। आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन मैं बताऊंगा आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आज जैसा आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए उसको फॉलो जरूर करिएगा। ये भगवान की तरफ से मतलब आपके ऊपर होने वाली मेहर और आशीर्वाद समझ के कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। While caring for a client with cervical cancer, the nurse notes that the radioactive implant is lying in the bed. The nurse should. Question is easily asked question है। क्या पूछा गया है कि आप केयर दे रहे हैं एक सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट को और आपने नोट किया वहां पे कि जो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट है वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है ना। सर्वाइकल कैंसर वाले पेशेंट के अंदर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट आपने वहां पे उसको लगाया था, लेकिन आपने देखा कि वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए, अगला एक्शन आप क्या लेंगे जब सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट का इम्प्लांट, रेडियो एक्टिव इम्प्लांट जो है वो बेड के ऊपर पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लेस द इम्प्लांट इन ए बायोहैजार्ड बैग एंड रिटर्न इट टू द लैब। सेकंड है गिव द क्लाइंट ए पेयर ऑफ ग्लव्स एंड आस्क हर टू री इंसर्ट द इम्प्लांट। Third, I use tongs to pick up the implant and return it to a lead lined container. And last, I discard the implant in the commodone and double flush. Which is the correct one? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। रेडियो एक्टिव इम्प्लांट सर्वाइकल कैंसर के अंदर बेड के ऊपर आपको मिला, इम्प्लांट बेड के ऊपर आ गया है। ऑप्शन दे रहे हैं इम्प्लांट को रखेंगे बायोहैजार्ड बैग के अंदर और रिटर्न कर देंगे लैब के अंदर। दूसरा है पेयर ऑफ ग्लव्स जो है वो देंगे और री इंसर्ट करने का बोलेंगे। तीसरा है टोंग्स जो है उससे पिकअप करेंगे इम्प्लांट को, रिटर्न कर देंगे लेड लिनर कंटेनर के अंदर। और लास्ट है डिस्कार्ड कर देंगे इम्प्लांट को कोमेडोन एंड डबल फ्लश के अंदर। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा विच इज द करेक्ट वन। सर्वाइकल कैंसर रेडियो एक्टिव इम्प्लांट लाइंग इन द बेड, फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने सही से जवाब देने की कोशिश की है। देखिएगा सही तरीका क्या होता है, अगर सर्वाइकल कैंसर के मरीज में रेडियो एक्टिव इम्प्लांट बेड के ऊपर आपको मिलता है तो टोंग को यूज करो, बिल्कुल सही है, यूज टोंग, पिक करो इम्प्लांट को और रिटर्न कर दो लेड लिनर कंटेनर के अंदर। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टोंग से इम्प्लांट को पिकअप करो और उसको रिटर्न कर दो लेड लिनर कंटेनर के अंदर। ए आंसर इनकरेक्ट है क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उसको लेड लिनर कंटेनर के अंदर रखना होता है, प्लास्टिक के अंदर नहीं है ना। बायोजार्ड बैग जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, तो उसको इम्प्लांट को बायोजार्ड बैग के अंदर नहीं रखते हैं, उसको लेड लिनर कंटेनर में रखते हैं, इसलिए ये आंसर यहाँ पे खोटा जवाब है। बी इनकरेक्ट है क्योंकि कभी भी टच नहीं करते इम्प्लांट को, है ना, और री इंसर्ट का ट्राई नहीं करना है। पेयर ऑफ ग्लव्स पहन के री इंसर्ट तो टच तो करना ही नहीं है, पहली बात तो ग्लव्स पहन के टच नहीं कर सकते और री इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। और डी इनकरेक्ट है क्योंकि इम्प्लांट जो है उसको कॉमोडोन डिस्पोजल में प्लेस नहीं करते हैं, है ना, डिस्कार्ड कभी भी कॉमोडोन और डबल फ्लश के अंदर नहीं करते हैं, तो कमोड के अंदर सॉरी, तो कमोड में उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, है ना। उसको क्या करना है अपने को, इम्प्लांट को उसको टोंग से पिकअप करना है और लेड लिनर कंटेनर में डाल के जो है अप्रोप्रिएट तरीके से उसको मैनेज करना है। तो सी एकमात्र करेक्ट आंसर है, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The nurse is preparing to discharge a client following a laparoscopic cholecystectomy. मरीज में जो सर्जरी हुई है वो हुई है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी और आप डिस्चार्ज प्रिपरेशन बना रहे हैं। द नर्स शुड टेल द क्लाइंट टू अवॉइड ए टब बाथ फॉर 5 to 7 days, टेल द क्लाइंट टू एक्सपेक्ट क्ले कलर स्टूल, टेल द क्लाइंट दैट सी कैन एक्सपेक्ट लोअर एब्डोमिनल पेन फॉर द नेक्स्ट वीक, और लास्ट है टेल द क्लाइंट दैट सी कैन रिज्यूम ए रेगुलर डाइट इमीडिएटली। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, इसके बाद में मरीज में प्रिपेयर करें डिस्चार्ज प्लान, तो आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। टब बात अवॉइड करें 5 से 7 दिन के लिए, एक्सपेक्ट करेंगे क्ले कलर स्टूल आएगा,
एक्सपेक्ट करेंगे लोअर एब्डोमिनल पेन होगा कुछ सप्ताह तक, और मरीज को कहेंगे कि रिज्यूम करे रेगुलर डाइट इमीडिएटली, विच इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद में याद रख लीजिएगा, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे रहेगा कि मरीज को बोले कि अवॉइड करें टब बाथ फॉर 5 to 7 डेज। वीक भर के लिए टब बाथ जो है वो मरीज को क्या करना है, अवॉइड करना है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले वीक भर के लिए मरीज को अवॉइड करना है, और क्या अवॉइड करना है, टब बाथ अवॉइड करना है फॉर नेक्स्ट 1 वीक। आंसर बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्टूल है वो क्ले कलर का नहीं होता है ना, क्ले कलर का नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। क्ले कलर का स्टूल आएगा ये अबनॉर्मल है, तो ये तो खोटा जवाब है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्ले कलर का स्टूल आएगा, ये खोटा जवाब है। स्टूल क्ले कलर का अबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। सी आंसर जो लिखा हुआ है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि पेन जो है यूजुअली शोल्डर में लोकेटेड होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड पेन लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, यहाँ नहीं होगा, शोल्डर पेन हो सकता है। जब ये सर्जरी करते हैं कॉमन न्यूरल पाथवे के कारण शोल्डर के अंदर पेन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपन। और डी इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो नॉर्मल रेगुलर डाइट जो है वो रिज्यूम नहीं कर सकता, लिक्विड डाइट जो है वो टॉलरेट कर सकता है। तो नॉर्मल रिज्यूम नहीं कर सकता रेगुलर डाइट इमीडिएटली, ये गलत है। इनिशियली उसको लिक्विड डाइट से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको रेगुलर डाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है ना। क्ले कलर स्टूल, लोअर एब्डोमिनल पेन और रेगुलर डाइट, ये तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए क्लाइंट टेकिंग फेनिटोइन फॉर टॉनिक क्लोनिक सीजर। फेनिटोइन दवाई ले रहा है मरीज टॉनिक क्लोनिक सीजर के लिए, डिस्चार्ज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं मरीज को। विच इंफॉर्मेशन शुड बी इंक्लूड इन द क्लाइंट डिस्चार्ज केयर प्लान। एक मरीज है टॉनिक क्लोनिक सीजर मरीज को हो रहे हैं, फेनिटोइन दवाई वो ले रहा है इन सीजर के लिए, और डिस्चार्ज प्रिपरेशन मरीज कर रहा है। कौन सी इंफॉर्मेशन आप डिस्चार्ज के अंदर इंक्लूड करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है मेडिकेशन कैन कॉज डेंटल स्ट्रेनिंग, सेकंड है क्लाइंट नीड टू अवॉइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, थर्ड है द क्लाइंट विल नीड ए रेगुलर शेड्यूल्ड सीबीसी, और लास्ट है द मेडिकेशन कैन कॉज प्रॉब्लम विद ड्राउजीनेस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। टॉनिक क्लोनिक सीजर डिजीज है, सीजर का एक टाइप है, जनरलाइज सीजर का टाइप है, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर। फेनिटोइन दवाई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है, वो आप मरीज को दे रहे हैं। डिस्चार्ज प्रिपरेशन आप मरीज का कर रहे हैं। कौन सी चीज इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे डिस्चार्ज प्लान के अंदर? बहुत बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फेनिटोइन दवाई का साइड इफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। फेनिटोइन दवाई का साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट की हम बात करें तो ये दवाई बोन मैरो को सप्रेस करती है और ब्लड सेल के अंदर प्रॉब्लम करती है, ब्लड डिस्कैरियोसिस करती है। तो हर बार मरीज जो कि फेनिटोइन दवाई ले रहा है उसको नीड होती है रेगुलर शेड्यूल कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करने की। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मेडिकेशन जो है वो कभी भी डेंटल स्टेनिंग फेनिटोइन नहीं करता है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, और मेडिकेशन जो है वो ड्राउजीनेस की प्रॉब्लम नहीं करती है। फेनिटोइन दवाई जो है वो उससे ड्राउजीनेस नहीं होता है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि रेगुलर शेड्यूल कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी वहां पे आपको चेक करानी पड़ेगी फेनिटोइन दवाई के साथ में। सीबीसी जो है कंप्लीट ब्लड काउंट जो है अगर आप वहां पे चेक चेक करते रहेंगे, कैरिड आउट करते रहेंगे, तो इस दवाई से होने वाला साइड इफेक्ट जो है उसको हम रूल आउट कर पाएंगे और मरीज को ठीक कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ए हाई स्कूल स्टूडेंट रिटर्न टू स्कूल फॉलोइंग ए 3 week एब्सेंस ड्यू टू मोनोन्यूक्लियोसिस। बीमारी है बच्चे को मोनोन्यूक्लियोसिस, और इसके बाद में वो 3 week बाद में वापस स्कूल स्कूल को रिटर्न हो रहे हैं। हाई स्कूल का स्टूडेंट है, स्कूल आ रहा है, 3 week तक वो एब्सेंट रहा है मोनोन्यूक्लियोसिस कारण। द स्कूल नर्स नोज इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट। तो उस क्लाइंट के लिए अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब मोनोन्यूक्लियोसिस उसको हुआ था, 3 week के बाद में वो वापस रिटर्न हुआ है बच्चा स्कूल को, तो अब उस बच्चे के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट है टू ड्रिंक एडिशनल फ्लूइड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन एडिशनल फ्लूइड का इंटेक करें। तो अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट फॉर 1 to 2 months, 1 से 2 महीने तक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जो है उसको अवॉइड करें। टू हैव ए स्नैक ट्वाइस ए डे टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया प्रिवेंट करने के लिए दिन में 2 बार स्नैक लेवें। और टू कंटिन्यू एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर 6 months, 6 महीने तक एंटीबायोटिक थेरेपी को कंटिन्यू करें। कौन सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप उस क्लाइंट के लिए देंगे एज ए स्कूल नर्स? मोनोन्यूक्लियोसिस से मरीज रिटर्न हुआ है और 3 week बाद में मरीज रिटर्न हुआ है। कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मोनोन्यूक्लियोसिस का बच्चा है जो रिकवर होके आया मोनोन्यूक्लियोसिस से, उसको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली होती है कि उस इंडिविजुअल को अवॉइड करना है, मोनोन्यूक्लियोसिस वाले को क्या करना है, अवॉइड करना है कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स। अगले 1 से 2 महीने तक उस इंडिविजुअल को क्या करना है, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट जो है वो क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर वो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट से को करता है, अवॉइड नहीं करता और कॉन्टेक्ट स्पोर्ट रहता है, एक्टिविटीज में रहता है, तो उसकी वजह से उसकी स्प्लीन के रप्चर होने की संभावनाएं रहती है। अगर वो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट अवॉइड नहीं करता तो उसमें क्या होता है, स्प्लीन जो होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर होने की संभावनाएं रहती है। तो यू हैव टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट स्पोर्ट, ये बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। आंसर ए इनकरेक्ट है, क्योंकि क्लाइंट जो है उसको एडिशनल फ्लूइड देने की जरूरत नहीं है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो मोनोन्यूक्लियोसिस के साथ में एसोसिएटेड होता ही नहीं है, तो सी भी गलत है ना, एडिशनल फ्लूइड की जरूरत नहीं है इसलिए बी गलत है, और हाइपोग्लाइसीमिया इसके साथ में नहीं होता इसलिए सी आंसर भी गलत है। और डी जो है एंटीबायोटिक थेरेपी 6 महीने तक, वायरल इन्फेक्शन होता है मोनोन्यूक्लियोसिस, एंटीबायोटिक तो देने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। बहुत ही बढ़िया, बहुत आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A 6-year-old with cystic fibrosis has an order for pancreatic replacement. The nurse knows that the medication will be given. Cystic fibrosis बीमारी का नाम है, पैनक्रियाटिक रिप्लेसमेंट आप वहां पे दे रहे हैं, तो मेडिकेशन कब देनी चाहिए, बेड टाइम, विद मील एंड स्नैक, ट्वाइस डेली, डेली इन द मॉर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो बीमारी है वो बीमारी जो है पहली इंपॉर्टेंट बात है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी जो है वो कौन सी ग्लैंड की बीमारी है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। कौन सी ग्लैंड का डिसऑर्डर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। दूसरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड को डक्ट वाली ग्लैंड बोलते हैं, डक्ट ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना, तो उसका डिसऑर्डर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो बीमारी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है ऑटोसोम के ऊपर प्रॉब्लम होती है, रिसेसिव वाले के ऊपर उसका डिसऑर्डर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिफॉल्ट है, जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशंस जो होते हैं वो थिक हो जाते हैं ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सीएफटीआर प्रोटीन। सीएफटीआर सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेज रेगुलेटर प्रोटीन जो होती है सीएफटीआर, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो थिन सिक्रीशन होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। अब थिक सिक्रीशन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बन चुके हैं, इसकी वजह से वहां पे ब्लॉकेज हो गया है, और उसकी वजह से पेनक्रियाज जो है वो फाइब्रोस्ड हो जाती है। जो पेनक्रियाज के सिक्रीशंस होते हैं वो थिक हो गए हैं। थिक सिक्रीशन जो पेनक्रियाज के हो गए हैं उसकी वजह से जो है जो फूड मटेरियल जाता है इंटेस्टाइन में उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता है। पेनक्रियाज के सिक्रीशन थिक होने के कारण जो फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में जाता है उस फूड मटेरियल का, फूड सब्सटेंस का मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पाता है जूसेज की थिकनेस के कारण, और उसकी वजह से प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए इन मरीज के अंदर जब हम फूड देते हैं, खाना देते हैं, तो उसके साथ में पेनक्रियाटिक रिप्लेसमेंट देना होता है। तो विद मील एंड स्नैक जो है ये करेक्ट आंसर है। खाने के साथ में जो है पेनक्रियाटिक रिप्लेसमेंट हम करते हैं। जब आप पेनक्रियाटिक रिप्लेसमेंट खाने के साथ में करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा, और अच्छा मेटाबॉलिज्म होएगा तो वहां पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी और डी तीनों खोटे जवाब है। बेड टाइम दिन में 2 बार और सुबह मॉर्निंग ये खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद मील एंड स्नैक जो है वो पेनक्रियाटिक एंजाइम को रिप्लेस करना होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले मरीज के अंदर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। The doctor has prescribed a diet high in vitamin B12 for a client with pernicious anemia. बीमारी है pernicious anemia और डाइट प्रेस्क्राइब की है विटामिन B12 हाई डाइट, है ना, डाइट में विटामिन B12 ज्यादा दो। pernicious anemia बीमारी का नाम है। Which food are highest in vitamin B12? कौन सी डाइट देंगे आप जिसमें विटामिन B12 ज्यादा होता है। पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला एनीमिया है, तो कौन सा फूड आइटम आप देंगे जिसमें विटामिन B12 ज्यादा है, डाइट में क्या ज्यादा देंगे, मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट, पीनट बटर, रेजिन, मोलेस, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, श्रिम, लेज्यूम, ब्राउन सीरियल्स। फटाफट से जवाब दिखिएगा। पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, हाईएस्ट फूड प्रोडक्ट जिसमें विटामिन B12 होता है, कौन सा फूड प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है, मीट। देखिएगा जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है उसमें विटामिन B12 सबसे ज्यादा होता है। मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट तीनों ही एनिमल प्रोडक्ट है। एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 सबसे ज्यादा होता है, ये बात गांठ बांध लीजिएगा। एनिमल प्रोडक्ट है यहाँ पे मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट, और ये विटामिन रिच B12 रिच फूड होते हैं, है ना। बी आंसर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो सोर्स है सारे के सारे आयरन के सोर्स है, पीनट बटर और रेजिन, इन सब में आयरन अच्छा होता है, विटामिन B12 अच्छा नहीं होता। ये आयरन के गुड सोर्स माने जाते हैं,
जो ऑप्शन बी के अंदर फूड आइटम दिए हुए आयरन के गुड सोर्स माने जाते हैं। सी इनकरेक्ट है क्योंकि ये सारे के सारे विटामिन के गुड सोर्स है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज जो है उसमें विटामिन के ज्यादा होता है। ये विटामिन के गुड सोर्स है, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज। और डी आंसर जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये जितने भी फूड आइटम दिए हुए हैं ये मैग्नीशियम रिच होते हैं, है ना। श्रिम, लेज्यूम और ब्रेन सीरियल्स में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है, तो ये मैग्नीशियम रिच है। ये विटामिन के रिच होती है कैबेज, और पीनट बटर जो है आयरन रिच होते हैं, जबकि मीट, एग और डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन बी 12, साइनोकोबालामिन, पर्निशियस एनीमिया जिसकी डेफिशिएंसी होता है वो विटामिन बी 12 अच्छा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। A client with hypertension has begun a aerobic exercise program. The nurse should tell the client that uh, the recommended exercise regimen should begin slowly and build up to। एक मरीज है जिसमें एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम आपने शुरू किया है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, एरोबिक एक्सरसाइज प्लान आपने शुरू किया है। नर्स बता रही है कि रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज रेजिमेन है उसको शुरू करना होता है, बिगिन करना होता है स्लोली, और धीरे धीरे उसको बिल्डअप करना होता है। तो क्या तरीका रहता है, एक्सरसाइज किस तरीके से आगे बढ़ती है, एरोबिक एक्सरसाइज का प्रोग्राम कैसे चलेगा, हाइपरटेंशन का मरीज है, क्या तरीका रहेगा एरोबिक एक्सरसाइज प्लान का। पहला है 20 to 30 मिनट्स 3 टाइम्स ए वीक, 45 मिनट्स 2 टाइम्स ए वीक, 1 आवर 4 टाइम्स ए वीक, 1 आवर 2 टाइम्स ए वीक। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आप, हाइपरटेंशन का मरीज है, ये जो एक्सरसाइज का रेजिमेन है वो शुरू करने का और फिर उसको धीरे धीरे बिल्डअप करने का तरीका क्या रहेगा, फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। बस एक बात याद रखिएगा, एरोबिक वर्कआउट जब भी हम शुरू करते हैं तो उसको कम से शुरू करते हैं। 20 to 30 मिनट्स 3 टाइम्स ए वीक ये सबसे कम टाइम पीरियड है इस 4 ऑप्शन के अंदर। तो हम हमेशा स्लो से, लेस से, कम से शुरू करते हैं, फिर उस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ये जो टाइम तीनों ऊपर वाले टाइम दिए हुए ये बहुत ज्यादा टाइम है, मतलब हम पहले शुरू में जो है स्टार्टिंग में कम से शुरू करते हैं और फिर उसके टाइम पीरियड को हम लंबा करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ये तरीका सबसे अच्छा होता है। तो 20 to 30 मिनट्स 3 टाइम्स से वीक से स्टार्ट करते हैं और फिर उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। रिकमेंडेशन जो होता है वो कम से होता है और फिर उसको हम क्या क्या ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट है ब्रेस्ट कैंसर का, रिटर्न हुआ है राइट टोटल मैस्टेक्टमी के बाद में। ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है, रूम में रिटर्न हुआ है राइट टोटल मैस्टेक्टमी के बाद में। तो नर्स क्या करेगी उसको, है ना, राइट टोटल मैस्टेक्टोमी कर दिया आपने, राइट साइड का ब्रेस्ट जो है वो पूरा ही रिमूव कर दिया, ब्रेस्ट कैंसर का मरीज है। अगला एक्शन आपका क्या होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेट द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन पिलो, सेकंड है प्लेस द क्लाइंट्स राइट आर्म इन ए डिपेंडेंट स्लिंग, थर्ड है कीप द क्लाइंट्स राइट आर्म ऑन द बेड साइड हर, और लास्ट है प्लेस द क्लाइंट्स राइट आर्म अक्रॉस हर बॉडी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइट टोटल मैस्टेक्टमी का पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर मरीज को हुआ था, आपने ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद में अगला इंपॉर्टेंट एक्शन क्या रहेगा, अगला एक्शन क्या रहेगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। रूम में रिटर्न हुआ है, राइट टोटल मैस्टेक्टमी हुई है, ब्रेस्ट कैंसर था, क्या अगला एक्शन इंपॉर्टेंट एक्शन है। टोटल मैस्टेक्टमी जो है उसमें एंटायर ब्रेस्ट जो है उसको रिमूव करते हैं, है ना, एक्सिलरी लिम्फ नोड भी साथ में रिमूव कर देते हैं। टोटल ब्रेस्ट जो है टोटल मैस्टेक्टोमी के बाद में रिमूव करते हैं एंटायर ब्रेस्ट, और एक्सिलरी लिम्फ नोड वगैरह सब रिमूव करते हैं सर्जरी के बाद में। तो जो राइट आर्म रहता है जिधर आपने किया है, जिधर आपने सर्जरी किया है, वो राइट साइड का जो आर्म जिधर का ब्रेस्ट आपने हटाया, उस राइट आर्म को क्या करो, एलिवेट करो राइट आर्म को पिलो के ऊपर। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पिलो के ऊपर राइट आर्म को क्या कर दो, एलिवेट करके रखो। अगर आपने राइट आर्म को पिलो के ऊपर एलिवेट करके रखा तो उसके अंदर क्या डेवलप नहीं होगा, एडिमा डेवलप नहीं होगा, है ना। लिम्फ नोड वगैरह आपने रिमूव किया, सर्जरी पूरी की है, तो वहां से आप अगर फ्लूइड को, ड्रेनेज को फैसिलिटेट करना चाहते हो, लिम्फ ड्रेनेज कराना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो उस आर्म को क्या कर दो, एलिवेट करके रखो। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी, सी और डी तीनों ही इनकरेक्ट है, क्योंकि लिम्फ ड्रेनेज जो है उसमें फैसिलिटेट मदद नहीं करेंगे और इसकी वजह से एडिमा क्रिएट हो सकता है। मतलब राइट आर्म डिपेंडेंट स्लिंग पे, या अगर आप राइट आर्म को बैड साइड रखते हैं या राइट आर्म को अक्रॉस हर बॉडी रखते हैं तो इससे एडिमा डेवलप होएगा, इससे लिम्फ ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, इससे ड्रेनेज प्रॉपर्ली नहीं होगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रॉपर ड्रेनेज होगा, एडिमा नहीं होगा, एलिवेट करके रखोगे तो, और इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बिल्कुल सही जवाब है, ए यहाँ पे सही होना चाहिए।
और जिस साइड में आपने सर्जरी किया उस साइड में के आर्म में ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना होता है, सैंपलिंग नहीं करनी होती है, सब चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। Which assessment data on a child with hydrocephalus would be the most objective? क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा असेसमेंट डाटा जो है हाइड्रोसिपलस वाले बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहेगा। दो तरह के डाटा होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन ये पूछा कि जो हाइड्रोसिपलस का चाइल्ड है, वो चाइल्ड जिसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, जिसके हेड के अंदर सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो रखा है, वो चाइल्ड जो हाइड्रोसिपलस से सफर कर रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन द ब्रेन इन द हेड इज नोन एज हाइड्रोसिपलस। तो हाइड्रोसिपलस का चाइल्ड है, असेसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर आप, तो ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा है, मोस्ट ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा रहेगा हाइड्रोसिपलस वाले बच्चे के अंदर असेसमेंट के दौरान। एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, हेड मेजरमेंट, टेम्परेचर। फटाफट से जवाब लिखिएगा, फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश की है। हाइड्रोसिपलस का बच्चा है, असेसमेंट कर रहे हो आप, ऑब्जेक्टिव डाटा यहां पे आपको बताना है, ऑब्जेक्टिव डाटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस, सी इज द करेक्ट वन। आप समझ सकते हो ए, बी और डी तीनों ही सब्जेक्टिव डाटा है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा होता है जो हम असेस करते हैं, तो हेड मेजरमेंट हमें करना पड़ेगा हाइड्रोसिपलस वाले बच्चे के अंदर। एनोरेक्सिया, वोमिटिंग जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो सब्जेक्टिव डाटा रहते हैं। अगर मरीज एनोरेक्सिया की कंप्लेन कर रहा है, वोमिटिंग, तो ये सब्जेक्टिव डाटा को इंडिकेट करेगा। लेकिन जो हेड मेजरमेंट है, हेड सर्कमफ्रेंस को जो मेजर करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव डाटा हमारे द्वारा मेजर किया जाएगा, और ये नॉर्मल से ज्यादा होगा। मैक्रोसिपली बच्चा होगा, हेड का साइज बड़ा होगा, बिग हेड वाला बच्चा होगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना ना भूले, और इसके अलावा एक काम करें, इस वीडियो, इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो दिखाइए सारथीपन, जोड़ दीजिए मैक्सिमम लोगों को, और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।